होगी पीएम मोदी के लाओस दौरे की। लाओस की राजधानी वियंतियाने का दौरा किया पीएम मोदी ने, जहां लाओस के प्रधानमंत्री सोनाक्साय सिंफडोन से मुलाकात भी की। इस दौरान में भारत और लाओस के बीच 4 अहम समझौतों पर मुहर भी लगी है। आपको बता दें कि ये समझौते रक्षा सहयोग और कस्टम से जुड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर गए और अब भारत के लिए रवाना भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में अपने समकक्ष प्रधानमंत्री सोनाक्साय सिंफडोन से बैठक की। उनके साथ मुलाकात की द्विपक्षीय चर्चा हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात ईस्ट एशिया सम्मेलन से अलग हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। खासकर आर्थिक और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई। बता दें कि पीएम मोदी 2 दिवसीय लाओस दौरे पर थे। आसियान समिट और एशिया समिट जैसे कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री अब वापस स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। लाओस से भारत रवाना होने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है और यह लिखा है, लाओ पीडीआर में 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत आसियान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है। आने वाले समय में इस रिश्ते को और भी गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने लाओ पीडीआर का धन्यवाद भी किया है और साथ ही ये भी कहा कि ये एक उपयोगी यात्रा रही। हम साथ मिलकर समृद्धि की दिशा में काम जारी रखेंगे और क्षेत्र में शांति सतत विकास की दिशा में काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानाजी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि नानाजी देशमुख जीवन भर देश के लिए जिए। वहीं संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देशवासियों की ओर से भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। देश के ग्रामीणों विशेषकर वंचित समाज के सशक्तिकरण के लिए उनके समर्पण और सेवा भाव को हमेशा याद किया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। नवरात्रि की 9वीं तिथि को पीएम मोदी ने माता सिद्धिदात्री को नमन करते हुए प्रार्थना की और एक पोस्ट किया। लिखा, देशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं। नवरात्रि में मां सिद्धिदात्री को कोटि कोटि नमन। सभी उपासकों को लक्ष्य सिद्धि का आशीर्वाद मिले। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नवमी के महापर्व पर मां सिद्धिदात्री को नमन किया, कन्याओं का पूजन किया। उनके साथ उनकी पत्नी साधना चौहान ने भी कन्याओं के पांव पखारे, कन्या भोज कराया और कन्याओं को उपहार भेंट किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विख्यात शक्तिपीठ माता नैना देवी जी के दरबार में शीश नवाया और इस दौरान जेपी नड्डा का पुजारियों ने जोरदार स्वागत किया। नड्डा ने विधिवत रूप से माता की पूजा अर्चना की और प्राचीन हवन कुंड में आहुति भी डाली। जेपी नड्डा ने कहा कि आज उन्हें शारदीय नवरात्र में मां नैना देवी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य हासिल हुआ है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नवरात्र की रामनवमी के शुभ अवसर पर कन्या पूजन किया। सीएम योगी ने अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। सीएम ने नियम के मुताबिक कन्याओं के पांव पखार कर उन्हें चुनरी पहनाई और कन्या भोज भी कराया। सीएम योगी आदित्यनाथ के कन्या पूजन की तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं, जिसमें वो विधिवत तरीके से गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करते दिख रहे हैं। सीएम योगी ने सबसे पहले कन्याओं के पैर धोए, जिसके बाद उनके माथे पर तिलक लगाकर गले में फूलों की माला डाली और सिर पर लाल रंग की चुनरी ओढ़ाई। शारदीय नवरात्र 9वीं तिथि पर माता दुर्गा के आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मां सिद्धिदात्री की आराधना की, समस्त लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। साथ ही संपूर्ण विधि विधान से देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन भी किया। नवरात्र के 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ में पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि जो भी मां के इन स्वरूपों की पूजा पूरे विधि विधान के साथ में करता है, उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में मां आदिशक्ति को नमन करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने घर पर न सिर्फ कन्याओं को बुलाया, बल्कि उन्हें भोजन कराया, उनका आशीर्वाद भी लिया परिवार सहित। वहीं हरियाणा में दशहरे के बाद विधायक दल की बैठक और नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को होगा। पंचकूला के सेक्टर 5 में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी बड़े स्तर पर इसको लेकर तैयारी करेगी। बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर इतिहास रचा है और इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत देश के कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ सकते हैं। चर्चा है कि सीएम के साथ 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। संभावितों की लिस्ट में विज, सावित्री जिंदल, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, मूलचंद शर्मा, राव नरवीर, लक्ष्मण यादव, कृष्ण मिड्डा, सुनील सांगवान, महिपाल यादव के नाम टॉप पर। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। गठबंधन के विधायक दल की बैठक में उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया।
इसके बाद आज इंडिया गठबंधन के 3 सदस्यीय डेलीगेशन एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 13 या फिर 14 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होने की उम्मीद है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ का JPNIC सेंटर सील कर दिया गया, जिसके बाद जमकर सियासी बवाल देखने को मिला। दरअसल जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने जाने वाले थे अखिलेश यादव, लेकिन यहां पुलिस ने ही कार्यकर्ताओं सहित उन्हें रोक लिया। पुलिस अखिलेश यादव के घर के रास्ते में भी बैरिकेडिंग कर चुकी थी। अखिलेश को रोकने के पीछे यूपी सरकार का तर्क है कि बारिश के चलते JPNIC में जीव जंतु हो सकते हैं, इसीलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। और वहीं वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और जैसे ही भक्तों ने दिए जलाए, प्रार्थना की, उन्होंने टाटा के असाधारण जीवन, उनकी विरासत, भारतीय उद्योग और परोपकार में उनके योगदान को याद भी किया। माहौल श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना से भर गया। लोगों ने उन्हें सामाजिक कारणों के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए भी याद किया। महाराष्ट्र में पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में एक हिट एंड रन का मामला आया, जहां तेज रफ्तार ऑडी कार और एक बाइक सवार के बीच टक्कर हुई। बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा रात करीब 1:30 बजे का है। पहले कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिस पर 3 लोग सवार थे और भिड़ंत के बाद ये गिर गए। उन्हें मामूली चोट आई। हालांकि कुछ ही देर बाद उसी कार ने एक अन्य बाइक को टक्कर मारी। सबसे जानकारी आई है कि एक बाइक सवार इसमें सबसे ज्यादा घायल हो गया था। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार ने कैबिनेट के जरिए एक बड़ा फैसला लिया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अब यह अध्यादेश महाराष्ट्र विधानमंडल के अगले सत्र में पेश होगा। साथ ही केंद्र सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की तय सीमा 8 लाख को बढ़ाकर 15 लाख करने की मांग के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया है। शिंदे सरकार का यह दाव विधानसभा चुनाव में अहम साबित हो सकता है। उधर दिल्ली सरकार ने विधायक निधि को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई। आपको बता दें कि दिल्ली में विधायकों को देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा फंड मिलता है। इस बढ़त के बाद दिल्ली के विधायकों की विधायक निधि महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो गई है। और वहीं JPNIC को सील करने को लेकर यूपी में जारी सियासी संग्राम के बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि JPNIC एक निर्माण स्थल है, वहां निर्माण सामग्री फैली हुई है और इसी वजह से JPNIC का दौरा अभी सुरक्षित नहीं। बता दें कि समाजवादी पार्टी JPNIC को लेकर लगातार सवाल दाग रही है, जिसका जवाब LDA की तरफ से अब आखिरकार दिया गया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना की C-295 विमान ने पहली लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरी की। परीक्षण के दौरान सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने भी उड़ान भरी। बता दें कि एयरफोर्स के C-295 विमान दक्षिणी रनवे पर ट्रायल के लिए उतरा था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू समेत कई अन्य पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रमेश नगर इलाके में एक बड़ी ड्रग की खेप को पकड़ा है। इस छापे में पुलिस को एक गोदाम से 200 किलोग्राम की कोकीन बरामद हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि ये शातिर तस्करों ने इस 2000 करोड़ की ड्रग को नमकीन के सील बंद पैकेट्स में छिपा कर रखा था, लेकिन स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग के इस गैंग का भांडाफोड़ कर दिया और अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मास्टरमाइंड लंदन फरार बताया जा रहा है। जानकारी यह भी है कि पुलिस ने उस कार की GPS लोकेशन को ट्रैक किया जिसमें कोकीन को रमेश नगर के गोदाम तक पहुंचाया था। मामला उसी सिंडिकेट से जुड़ा है जिसके पास से पहले 5600 करोड़ रुपए की कोकीन पकड़ी गई। इस रेड के बाद दिल्ली पुलिस अब तक 7000 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त कर चुकी है, जो कि भारत में अब तक की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। केंद्र सरकार चाइनीज CCTV के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। सरकार CCTV बनाने वाली चाइनीज कंपनियों के खिलाफ रेगुलेशन लाने की तैयारी में है। खबर यह भी है कि चाइनीज CCTV के व्यापार को सीमित किया जा सकता है। दरअसल संवेदनशील जगहों पर भी CCTV कैमरे लगाए जाते हैं। इसमें संभावना है कि CCTV कैमरों से इन जगहों का भी डेटा लीक हो सकता है। इसी वजह से सरकार पर चाइनीज CCTV कंपनियों पर एक्शन की तैयारी में सरकार दिख रही है। बता दें कि अमेरिका सुरक्षा जोखिमों के चलते चाइनीज CCTV कंपनियों पर पहले ही बैन लगा चुका है। और वहीं बिहार के कटिहार में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। सुधानी में ब्रिज नंबर 136 के पास एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन उस रूट की जो ट्रेन थी उनको रद्द किया गया है। महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर को दुबई में हिरासत में लिया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि चंद्राकर को ईडी की तरफ से जल्द ही भारत लाया जा सकता है।
ईडी ने चंद्राकर पर ऐप के जरिए लाखों लोगों से अरबों की ठगी का आरोप लगाया था। महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी का चर्चित और विवादित नाम है। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स जैसे लाइव गेम्स खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और यहां तक कि चुनाव पर भी अवैध सट्टेबाजी की जाती थी। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले थे। विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में भी एक राजनीतिक मुद्दा ये था। झारखंड के पलामू में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में दादी और पोते की मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है और हरिहरगंज थाने में रखा है। घटना गुरुवार की देर रात की है और जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद छतरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया। गुजरात के मांगरोल में दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी राजू को भी अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बार बार लोकेशन बदल रहा है। आरोपी राजू मुंबई अजमेर ट्रेन से भागने की फिराक में था। उससे पहले ही पुलिस के यह हत्थे चढ़ गया। और वहीं पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस बीच आईएमए ने जूनियर डॉक्टर्स की चल रही भूख हड़ताल के बारे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। सीएम को लिखे इस पत्र में कहा गया है कि बंगाल के युवा डॉक्टर्स को आमरण अनशन करते हुए लगभग 1 सप्ताह हो चुका है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनकी जायज मांगों का समर्थन करता है। इसके साथ ही आईएमए ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार सभी मांगों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है। शांतिपूर्ण माहौल और सुरक्षा कोई विलासिता नहीं है, वो एक शर्त है। हम आपसे एक बुजुर्ग और सरकार के मुखिया के रूप में युवा पीढ़ी के डॉक्टर के साथ मुद्दों को सुलझाने की अपील करते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के सीनियर जज मनोज कुमार तिवारी दूसरी बार हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऐसे उन्होंने कार्यकाल अपना शुरू किया, कार्यभार संभाला है। हाईकोर्ट की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ऋतु बारी 10 अक्टूबर को रिटायर हुई थी। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी इससे पहले भी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तब वो न्यायमूर्ति विपिन सांघी की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे। मुंबई में गुरुवार रात को करीब 9 बजे से शुरू हुई तेज बारिश देर रात तक जारी रही। तेज हवा, आंधी, कई जगहों पर बिजली भी गिरी। मौसम विभाग ने बताया कि सबसे ज्यादा ठाणे, घाटकोपर, बोरीवली समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। सड़कें डूब चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट से बताती है कि खराब मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई में आज भी तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 29 जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल ने गुरुवार की रात लेबनान की राजधानी बेरूत के डाउनटाउन शहर में कई हवाई हमले किए। हमलों में 22 लोगों की मौत हो गई और 117 लोग घायल हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक हवाई हमले रास एल नबे, अल नुवैरी के आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किए गए। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई हमले किए, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हिजबुल्लाह के प्रमुख नेता और ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कुछ ही मिनटों में यहां पर कई रॉकेट्स दागे। और वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी हमले होते रहते हैं। बलूचिस्तान के डुकी जिले में कई कोयला खदानों पर आधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों ने इस बार ताबड़तोड़ फायरिंग की। खदानों पर रॉकेट और ग्रेनेड जो हैं वो भी दागे गए। इसमें कम से कम 20 मजदूरों की मौत भी हो गई। 6 अन्य लोगों के घायल होने की सूचना भी है। घायलों के हालात काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। हालांकि हमलों को लेकर किसी भी संगठन ने अब तक कोई जानकारी नहीं ली है या यूं कहिए कि जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक हमलावरों ने घटनास्थल से भागने से पहले खदानों और मशीनों को भी आग के हवाले कर दिया। जिले की पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने खदान पर कब्जा किया है, फिर कोयले की खान के कुछ मजदूरों को एक साथ इकट्ठा किया और फिर उन्हें भी गोली मार दी। अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान के कारण लाखों लोग बेहाल हैं। मिल्टन तूफान के कारण कई इलाकों में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा तूफान से सैकड़ों की संख्या में घरों को तबाह कर दिया गया है। तूफान के कारण लगभग 30 लाख लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति भी है। फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन ने विनाशकारी रूप दिखाया और अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया। जब तूफान मिल्टन फ्लोरिडा तट से टकराया तो 1 दर्जन से ज्यादा बवंडर इलाके में आए। कई इलाकों में बिजली सेवा बाधित हो गई। इस तूफान के कारण लगभग 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के निर्देश दिए गए।